25 जून 1975 ये वो रात थी जब भारत सो रहा था और लोकतंत्र चुपचाप गिरफ्तार हो रहा था। भारत के लोकतंत्र की नींव 26 जनवरी 1950 को रखी गई थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ था। इस संविधान ने भारत को सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका दी। लेकिन आजादी के केवल 25 वर्षों के भीतर ही यह लोकतंत्र अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश करने वाला था। इस कहानी की शुरुआत 1969 से होती है, जब कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर की नेता बनी। उसी समय उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबी हटाओ अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने 518 में से 352 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। विपक्ष लगभग समाप्त हो चुका था। इंदिरा गांधी अब केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र बन चुकी थी। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सम्मान मिला, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद भारत की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। युद्ध का बोझ, शरणार्थियों की समस्या और 1973 का वैश्विक तेल संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा। पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई दर 20% के आसपास पहुंच गई, रोजगार बढ़ी और आम जनता का जीवन कठिन हो गया। 1973 से 1974 तक असंतोषजनक लोग सड़कों पर उतरने लगे। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्रों के साथ समाजवादी नेता चिमन भाई पटेल के विरोध में हुआ। आंदोलन इतना तेज हुआ कि गुजरात विधानसभा भंग करनी पड़ी। यह पहली बार था जब जनता ने सड़क पर उतरकर चुनी गई सरकार को हिला दिया। इसी समय बिहार में भी छात्र आंदोलन शुरू हुआ। मार्च 1974 में पटना में छात्रों ने व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण थे। जेपी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, जिन्होंने 1974 में राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन देश की हालत देखकर वे फिर लौटे। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने ऐतिहासिक भाषण दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलाव की मांग की। इस आंदोलन में जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, राम मनोहर लोहिया के अनुयायी, छात्र संगठन, समाजवादी दल, जनसंघ जो आज के बीजेपी के रूप में कार्यरत है, आरएसएस सब शामिल हो गए। इंदिरा गांधी सरकार को यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता गिराने की साजिश लगने लगा। इसी बीच एक कानूनी मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। 1971 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी अफसरों, विशेष रूप से यशपाल कपूर का दुरुपयोग किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में फैसला सुनाया, जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। कोर्ट ने माना कि 1971 के रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी पद और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। खासकर यह कि सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर से चुनाव प्रचार का काम लिया गया, जो चुनाव कानून का उल्लंघन था। हालांकि रिश्वत, धर्म के आधार पर प्रचार और बड़े पैमाने की धांधली जैसे आरोप कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन गंभीर दोषों के आधार पर हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी और उन्हें 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। लेकिन फैसले में यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि वे तुरंत प्रधानमंत्री पद छोड़े। इसी कानूनी अस्पष्टता के कारण विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज की, जबकि सरकार ने दलील की कि प्रधानमंत्री बने रहने पर सीधी रोक नहीं है। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अस्थायी राहत दी कि वे प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती हैं और वेतन नहीं लेंगी। यह फैसला भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष ने तत्काल इस्तीफे की मांग की। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली हुई। जेपी ने जनता से अपील की कि वे अनैतिक और अवैध आदेशों का पालन न करें। सरकार ने इसे सशस्त्र विद्रोह के समान बताया। उसी रात 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंची। रात 11:45 में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल घोषित कर दिया। मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी अगली सुबह दी गई।
26 जून 1975 की सुबह भारत बदल चुका था। रेडियो पर घोषणा हुई, देश में आपातकाल लागू है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका, बीजी वर्मा जैसे पत्रकारों ने विरोध किया, लेकिन अखबारों की बिजली काट दी गई। रातों रात विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख तथा पिल्लू मोदी जैसे नेता थे। हजारों लोगों को मीशा कानून के तहत बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान सत्ता का एक नया केंद्र उभरा, संजय गांधी। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, फिर भी वे निर्णय लेने लगे। 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे आपातकाल के दौरान कुल 1.07 करोड़ से अधिक लोग नसबंदी हुए थे। 1976 में केवल एक वर्ष में लगभग 83 लाख नसबंदियां कराई गई। सबसे ज्यादा शिकार बने गरीब, दलित और अल्पसंख्यक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रभावित समुदाय में से मुस्लिम तथा दलित वर्ग के लोग थे। उच्च जन्म दर के कारण मुस्लिम बहुल गांव जैसे उत्तावर हरियाणा में जबरन नसबंदी की गई। कुछ खबरों से हमें ये भी पता चलता है कि 6 नवंबर 1976 को हरियाणा के पलवल जिले के उत्तावर गांव में जो मुस्लिम बहुल गांव था, वहां आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 800 पुरुषों की सामूहिक नसबंदी की गई थी। इसका मतलब यह नहीं था कि समूचे देश में सिर्फ मुस्लिमों का निशाना बनाया गया, बल्कि वो घटना सिर्फ एक गांव में ऐसे देखने को मिला। दिल्ली में तुर्कमान गेट क्षेत्र को उजाड़ दिया गया। पुलिस फायरिंग में लोग मारे गए। विकास के नाम पर अमानवीय फैसले लिए गए, लेकिन इसके कुछ फायदे भी बताए गए। जब लोग घर में बंद थे तो सरकार का दावा था कि आपातकाल से अनुशासन आया, अपराध कम हुआ, ट्रेन समय पर चली, लेकिन इसकी कीमत लोकतंत्र ने चुकाई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे कड़ा इम्तिहान था, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसी लोकतंत्र ने खुद अपने हाथों से सत्ता का फैसला किया। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। उन्हें लगा कि अनुशासन, विकास और मीडिया नियंत्रण के कारण जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन जमीन पर हालत बिल्कुल अलग थे। मार्च 1977 में आम चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि यह तय करने का मौका था कि भारत लोकतंत्र रहेगा या डर का शासन। इस चुनाव से पहले विपक्ष ने इतिहास में पहली बार एकजुट होने का फैसला किया। कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले अलग अलग दल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, सबने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, जिसे नाम दिया गया जनता पार्टी। इस एकता के पीछे सबसे बड़ा नैतिक चेहरा थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पूरे आंदोलन का आत्मा बने रहे। जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख और मधु लिमये थे। चुनाव परिणाम 20 मार्च 1977 को आए और भारत के राजनीतिक इतिहास में भूचाल आ गया। लोकतंत्र की कुल 542 सीटें थी। जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने लगभग 330 सीटें जीत दर्ज किए थे। केवल जनता पार्टी अकेले 295 सीटें लाई थी। कांग्रेस, इंदिरा गांधी की पार्टी 153 से 154 सीटों पर सिमट गई थी। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका था। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। यह प्रतीकात्मक हार नहीं थी, यह आपातकाल की जनता द्वारा दी गई सजा थी। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन सत्ता में आते ही जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या थी, अंदरूनी कलह। जनता पार्टी असल में कई विचारधाराओं का मेल थी। एक तरफ समाजवादी थे, दूसरी तरफ पूर्व जनसंघ के नेता, तो तीसरी तरफ किसान नेता चरण सिंह थे। सरकार के भीतर ही प्रधानमंत्री पद, नीति और नेतृत्व को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण बीमार थे, उनका नैतिक नियंत्रण कमजोर पड़ता चला गया। 1978 से 1979 तक सरकार अंदर से टूटने लगी। सबसे बड़ा विवाद था ड्यूल मेंबरशिप का। सवाल यह था कि जनसंघ से आए नेता क्या आरएसएस से अपना रिश्ता रखे या नहीं। इस मुद्दे ने पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया।
चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। चरण सिंह थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। लोकसभा भंग कर दी गई। अब जनता का मूड फिर बदला। जनता पार्टी की आपसी लड़ाई, अस्थिर सरकार और निर्णयहीनता से जनता निराश हो चुकी थी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने खुद को गलती स्वीकार करने वाली नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, आपातकाल एक भूल थी। जनवरी 1980 में फिर चुनाव हुआ। 1980 लोकसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस इंदिरा गांधी ने 353 सीटें जीत दर्ज की। जनता पार्टी केवल 31 सीटों पर सिमट कर रह गई और भारतीय जनसंघ से बनी नई पार्टी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। हाँ, यही से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। 1980 में जनता पार्टी टूट चुकी थी। जनसंघ से आए नेताओं ने अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपना नारा बनाया, लेकिन शुरुआती दौर में बीजेपी बेहद कमजोर थी। 1980 के चुनाव में सिर्फ 2 सांसद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस फिर से सत्ता में आ चुकी थी। इस तरह आपातकाल के बाद की राजनीति ने 3 बड़े सबक दिए। पहला, जनता जब जागती है तो सत्ता बदल देती है। दूसरा, सिर्फ कांग्रेस विरोध से अस्थायी सरकार नहीं चलती। तीसरा, इसी टूटन से बीजेपी जैसी नई ताकत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदलने वाली थी। आपातकाल ने लोकतंत्र को झकझोरा, जनता पार्टी ने विकल्प दिखाया और बीजेपी ने भविष्य की राजनीति की नींव रखी। यही कारण है कि 1975 का आपातकाल सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि आज की राजनीति का जड़ है। आपातकाल की ये पूरी कहानी थी। इस पर आपकी सोच क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। एथिक्स नॉलेज के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ।